गर्मी में मायके वर्सेस ससुराल की नींद। दोपहर की तेज गर्मी में छत तवे की तरह तप रही होती है। सूरज सीधे सिर पर आग जैसा बरस रहा होता है। नेहा छत के गेट पर खड़ी डरते हुए नीचे झांक रही होती है। नेहा, मुझे पता है तू गेट पर खड़ी है, चुपचाप अंदर आ जा और कपड़े उतार ले। नेहा के चेहरे पर डर साफ दिखता है। वो धीरे धीरे छत पर कदम रखती है। ये छत तो जल रही है। उसके पैर जलने लगते हैं, लेकिन नीचे से फिर तेज आवाज आती है। जल्दी कर, मेरा टाइम खराब मत कर। नेहा जल्दी जल्दी कपड़े उतारने लगती है। उसके हाथ भी गर्म कपड़ों से जल जाते हैं। आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। नेहा भागती हुई अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। कमरे में गर्म हवा भरी होती है, पंखा भी नहीं होता। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। नेहा अपने पैर देखती है, तलवों पर लाल छाले पड़ चुके होते हैं। आपने कहा था दीदी मेरा ख्याल रखेंगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मरहम निकालकर अपने पैरों पर लगाने लगती है। आंसू लगातार गिरते रहते हैं। अपने घर में इतना दर्द, मायका जहां सुकून होना चाहिए, वहीं अगर तकलीफ मिले तो दिल टूट जाता है। अगली सुबह कमरा वैसे ही गर्म होता है। नेहा पूरी रात बिना पंखे के सो नहीं पाई। हाथ के पंखे से हवा करते करते सो गई होती है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और प्रियंका अंदर आती है। अभी तक सो रही है? वो बिना कुछ सोचे गर्म पानी नेहा पर डाल देती है। दीदी, इतना ड्रामा मत कर। इतना भी गर्म नहीं था पानी, उठ और काम कर। दीदी, रात भर नींद नहीं आई, पंखा भी नहीं है। मुझे तेरे बहाने नहीं सुनने। पापा जाने वाले हैं, लंच बना। नेहा मोटे सर्दियों के कपड़े पहनकर रसोई में खड़ी होती है। किचन में गैस जल रही होती है और गर्मी और बढ़ जाती है। इतनी गर्मी में ये कपड़े। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा होता है, लेकिन वो रोटी बनाती रहती है। अरे नेहा, खाना बनाया नहीं? बस पापा, हो गया। उनकी हालत खराब हो रही होती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। नेहा थाली लेकर बाहर आती है। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके होते हैं। पापा, आपका लंच। बेटा, तूने इतनी गर्मी में ये सर्दी वाले कपड़े क्यों पहने हैं? नेहा एक पल के लिए घबरा जाती है। उसकी आंखें झुक जाती हैं। पापा, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। धूप में हाथ काले हो जाते हैं, इसलिए ये कपड़े। अच्छा ठीक है। मोहन जी बिना कुछ समझे चले जाते हैं। नेहा वहीं खड़ी रह जाती है। मोहन जी के घर से निकलते ही ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा जाता है। बाहर कड़कड़ाती धूप पूरे घर को तंदूर बना रही होती है। एसी चल रहा होता है। प्रियंका सोफे पर आराम से टांग पर टांग रखकर बैठ जाती है, हाथ में फोन लिए हुए। नेहा, चल अब पूरा घर साफ कर, झाड़ू लगा, पोछा लगा और जल्दी खाना भी बना। दीदी, अभी अभी तो बनाया है। ज्यादा जुबान मत चला, जो कहा है वो कर। नेहा चुपचाप झाड़ू उठाती है। भरी दोपहरी में वो पूरे घर में झाड़ू लगाती है, फिर पोछा, फिर किचन में जाकर खाना बनाती है। गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि उसका शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। उसके कपड़े भीग जाते हैं, सांस फूलने लगती है। उसकी कमर पर लाल लाल घमौरियां निकल आती हैं और चेहरे पर भी छोटे छोटे दाने उभरने लगते हैं। ये गर्मी अब सहन नहीं हो रही। लेकिन फिर भी वो काम करती रहती है, क्योंकि रुकने का मतलब फिर डांट सुनना है। अगली सुबह सूरज फिर से आग बरसा रहा होता है। घर के बाहर सड़क पर सन्नाटा होता है, कोई नजर नहीं आता। प्रियंका तैयार होकर बाहर निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर कदम रखती है, तेज धूप देखकर रुक जाती है। मैं क्यों जाऊं इतनी धूप में, जब मेरे पास खुद की नौकरानी है। वो तुरंत अंदर वापस से आती है। नेहा, इधर आ। नेहा थकी हुई सी बाहर आती है। जी दीदी, जा बाजार से ये सामान ले आ, मुझे नई डिश ट्राई करनी है। दीदी, बहुत धूप है, शाम को ले आऊं? चुप, हर वक्त बहाने बनाती रहती, अभी जा। नेहा कुछ नहीं कहती, चुपचाप सामान का थैला उठाती और बाहर निकल जाती है। बाहर कड़कती धूप होती है। सड़क पर कोई नहीं, सिर्फ हवा, गरम और सन्नाटा। नेहा धीरे धीरे चल रही होती है। हर दिन हर वक्त एक नया दर्द देती है मेरी बहन। समझ नहीं आता बहन है या सौतेली माँ। पसीना उसके चेहरे से लगातार बह रहा होता है। उसकी आंखें धूप से जलने लगती है। काफी देर बाद नेहा सामान लेकर घर लौटती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। वो दरवाजे के पास पहुंचती है, पूरी तरह पसीने में भीगी हुई, चेहरा लाल, सांसें तेज। दीदी, सामान। मुझे तो कुछ नहीं बनाना था, मैंने तो तुझे बस परेशान करने के लिए भारी धूप में बाहर भेजा था। वो हंसते हुए वहां से चली जाती है। उसकी हालत देखकर किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा अंदर आती है और एक कोने में खड़ी रह जाती है। क्या सच में यही मेरा अपना घर है और अपनी बहन? अगली सुबह घर में शांति होती है। बाहर तेज धूप अपने पूरे जोर पर होती है। आज प्रियंका कॉलेज गई होती है और घर में सिर्फ नेहा होती है। दरवाजा खुलता है और उज्जवल बाहर से अंदर आता है। दीदी, आज आप अकेली हो घर पर? हाँ, आज दीदी कॉलेज गई हैं। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है दीदी, बना दो। नेहा जल्दी से खाना बनाकर उज्जवल को दे देती है और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उज्जवल खाना खाकर नेहा के कमरे की तरफ जाता है। जैसे ही अंदर झांकता है वो चौंक जाता है।
दीदी, आप इस टूटे फूटे कमरे में क्यों बैठी हो? इतनी गर्मी है, पंखा भी नहीं चल रहा है। आदत हो गई है। नहीं, आओ मेरे कमरे में, वहां एसी चल रहा है। नहीं, दीदी को पता चला तो? आज कोई नहीं है, आ जाओ। दोनों उज्जवल के कमरे में जाते हैं। एसी की ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल रही होती है। नेहा धीरे से बिस्तर पर बैठती है। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखता है। कितनी ठंडी हवा है। अब आराम करो दीदी। ठंडी हवा लगते ही दोनों की आंख लग जाती है। बाहर प्रियंका घर लौटती है। तेज धूप में खड़ी होकर बार बार बैल बजाती है। पता नहीं कहाँ मर गई है ये नेहा, इतनी देर से दरवाजा नहीं खोल रही है। गुस्से में वो अपने पर्स से दूसरी चाबी निकालती है और दरवाजा खोलकर अंदर आती है। प्रियंका सीधे कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि नेहा और उज्जवल एसी में आराम से सो रहे हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बहुत मजे चल रहे हैं यहाँ। वो गुस्से में रसोई में जाती है, चिमटा उठाती है और उसे गैस पर गर्म करती है। फिर वो वापस आती है और बिना सोचे नेहा के हाथ पर गर्म चिमटा लगा देती है। दीदी, मैं इतनी गर्मी में बाहर खड़ी थी और तुम दोनों यहाँ मजे से सो रहे हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई दीदी को ऐसे जलाने की? वो इस घर की नौकरानी नहीं है, वो मेरी बहन है। तू छोटा है, छोटा बनकर है, मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ाना। उज्जवल गुस्से में खड़ा रह जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। नेहा रोते हुए अपना हाथ पकड़कर बाथरूम की तरफ भागती है। वो जल्दी से बाल्टी में हाथ डालती है लेकिन जैसे ही पानी को छूती है पानी भी गर्म होता है, जैसे उबला हुआ हो। उसका हाथ और ज्यादा जल जाता है। कुछ ही पलों में पूरे हाथ पर सूजन आ जाती है और मोटे मोटे छाले पड़ जाते हैं। नेहा रोते हुए कमरे में जाती है। उसका हाथ कांप रहा होता है, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। वो दीवार से टिककर बैठ जाती है। काश आप यहाँ होती, मेरा ख्याल रखती। काश एक बार फिर से मुझे प्यार करती। मैंने दीदी के साथ ऐसा क्या किया है जो वो मुझसे इतनी नफरत करती है? जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब आप घर छोड़कर चली गई थी, फिर भी वो मुझसे इतना गुस्सा और नफरत क्यों करती हैं? नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। कई साल पहले का समय, वही घर, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग। घर में शांति कम और लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। गर्मी की रातें और भी भारी लगती हैं क्योंकि घर में हर वक्त तनाव भरा रहता है। मोहन जी और मधुबाला के बीच हर दिन बहस होती रहती है। छोटी छोटी बातों पर भी आवाजें ऊंची हो जाती हैं। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, हर चीज में कमी ही रहती है। मैंने क्या गलत किया है? हर बात पर गुस्सा क्यों करते हैं आप? बात धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी हाथापाई तक पहुंच जाती है। पापा, मम्मी को मत मारिए। छोटी प्रियंका ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है। उसका दिल डर और गुस्से से भरता जा रहा होता है। उज्जवल बहुत छोटा होता है, कोने में खड़ा रो रहा होता है। एक दिन झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। मधुबाला का सब्र टूट जाता है। बस अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। अगर ये तीसरा बच्चा भी इस दुनिया में आया और इसे भी ये सब देखना पड़ा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। उस वक्त नेहा माँ के पेट में होती है। मधुबाला रोते हुए घर छोड़कर चली जाती है। बाहर की दुनिया में उनके पास कोई सहारा नहीं होता। कुछ दिनों बाद मोहन जी उन्हें ढूंढ लेते हैं और वापस घर ले आते हैं। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका होता है। मोहन जी के दिल में मधुबाला के लिए नफरत भर चुकी होती है। अब बस घर में रहो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अब बच्चों से तो बात करते हैं लेकिन मधुबाला से जैसे उनका कोई रिश्ता ही नहीं बचा होता। समय बीतता है और इसी बीच मधुबाला को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। मम्मी, आप अपना चेकअप करवा लो, ये ठीक नहीं लग रहा। बेटा, अगर इस नन्ही जान को जन्म देकर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। वो अपना पेट पर हाथ रखती है। लेकिन मैं इस आदमी से इलाज कभी नहीं करवाऊंगी। कुछ समय बाद नेहा का जन्म होता है लेकिन मोहन जी कभी अस्पताल नहीं जाते, ना ही अपनी बेटी को देखने की कोशिश करते हैं। वो बच्चों से प्यार करते हैं लेकिन मधुबाला से उनका कोई रिश्ता नहीं रह जाता। साल बीतते जाते हैं। नेहा अब 16-17 साल की हो चुकी होती है लेकिन मधुबाला ने कभी अपना इलाज नहीं करवाया। एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। मम्मी, क्या हुआ आपको? जल्दी अस्पताल ले चलो। अस्पताल का माहौल, डॉक्टर की गंभीर आवाज। अब इनके पास ज्यादा समय नहीं है, ये आखिरी स्टेज में है। तीनों बच्चे अपनी माँ के आसपास खड़े होते हैं रोते हुए। मधुबाला धीरे धीरे वो अपनी बड़ी बेटी प्रियंका के हाथ पकड़ती है। बेटा, नेहा का ध्यान रखना। ये मेरी फूल जैसी बच्ची है, इसका दिल बहुत नाजुक है। बेटा, अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। वो तुमसे छोटी है लेकिन उसे हमेशा दीदी कहकर बुलाना। प्रियंका उम्मीद करती है कि मम्मी उससे भी कुछ कहेंगी लेकिन मधुबाला चुप हो जाती है। कुछ ही पलों में उनका हाथ ढीला पड़ जाता है। मम्मी। मोहन जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे उनके लिए मधुबाला पहले ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन उस दिन प्रियंका के दिल में कुछ टूट जाता है और एक नई भावना जन्म लेती है, नफरत। क्या मैं किसी के लिए कुछ नहीं थी? क्या मम्मी को मुझसे प्यार नहीं था?
आखिरी समय में भी उन्हें सिर्फ नेहा की चिंता थी, मेरे लिए एक शब्द भी नहीं था। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन दिल में गुस्सा भर जाता है और वही गुस्सा धीरे धीरे नेहा के लिए नफरत बन जाता है। कई साल बीत चुके होते हैं, घर का वही ड्राइंग रूम, लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग है। टेबल पर मधुबाला की फोटो रखी होती है, सामने दिया जल रहा होता है। नेहा, प्रियंका और उज्जवल चुपचाप खड़े होते हैं। मम्मी, आज भी आपकी बहुत याद आती है। काश आप हमारे साथ होती। सब कुछ अलग होता आप रहती तो। तभी पीछे से मोहन जी की सख्त आवाज आती है। ये क्या कर रहे हो तुम तीनों? तीनों चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। और ये तस्वीर मैंने तो इसे स्टोर रूम में रख दिया था, यहाँ कौन लाया इसे? पापा, ये हमारी माँ है। आप इनके साथ ऐसा भी कर सकते हैं, इन्होंने हमें जन्म दिया है, ये हमारी माँ है। हाँ पापा, ऐसा मत कहिए। तुम तीनों चुप हो जाओ, तुम्हें मैंने पाला है और वैसे भी ये औरत हमें छोड़कर भाग गई थी। वो गुस्से में फोटो उठाने लगते हैं। हटाओ ये सब बकवास यहाँ से। तीनों बच्चे चुप हो जाते हैं, आंखों में आंसू लिए और धीरे धीरे वहां से हट जाते हैं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक दिन घर में हलचल होती है। प्रियंका बेटा, आज तेरे लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तैयार होकर रहना। जी पापा। नेहा कमरे में प्रियंका को तैयार कर रही होती है। दीदी, आप बहुत सुंदर लग रही हो। देख नेहा, मैं इस घर से शादी करके निकल जाऊंगी, मुझे बहुत अमीर परिवार मिलेगा और तू इसी घर में तड़पती रहेगी। दीदी, ये तो अच्छी बात है, आप अपनी नई जिंदगी शुरू करोगी। नेहा बिना कुछ सोचे सच्चे दिल से खुश होती है। नीचे ड्राइंग रूम में मेहमान बैठे होते हैं। राघव और उसके परिवार वाले सोफे पर बैठे होते हैं। नेहा जल्दी में बिना ज्यादा तैयार हुए चाय लेकर आती है। साधारण कपड़े में भी वो बहुत सुंदर लग रही होती है। ये लीजिए चाय। जैसे ही नेहा सामने आती है, सभी की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। पापा? राघव के पिता ध्यान से नेहा को देखते हैं। थोड़ी देर बाद प्रियंका भी तैयार होकर नीचे आती है, लेकिन मेहमानों का ध्यान अब भी नेहा पर ही होता है। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? जी कहिए। सच कहूं तो हमें नेहा बिटिया बहुत पसंद आई है। हम इस रिश्ते को नेहा के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अरे कोई बात नहीं जी, जिस भी लड़की की जल्दी शादी हो जाए वही अच्छा है मेरे लिए। तो मेरी तो दोनों बेटी एक ही समान है। उसी वक्त नेहा और राघव का रिश्ता पक्का हो जाता है। प्रियंका ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे में पहुंचते ही वो गुस्से में सब कुछ तोड़ने लगती है। कपड़े, मेकअप, सामान सब इधर उधर फेंक देती है। सब इस नेहा से प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। वो जमीन पर बैठ जाती है। एक रिश्ता मेरे लिए आया था, उस लड़के को मैं पसंद करती थी, वो भी इसने मुझसे छीन लिया। उसके दिल में सालों से दबा गुस्सा अब और बढ़ जाता है और नेहा के लिए उसकी नफरत और गहरी हो जाती है। अगले दिन सुबह घर के अंदर अजीब सा तनाव भरा माहौल होता है। प्रियंका के चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। नेहा चुपचाप अपने काम में लगी होती है। नेहा डरते हुए उसकी तरफ देखती है। जी दीदी, आज तो पूरा दिन बाहर खड़ी रही, सुबह से लेकर शाम तक। जब तक मैं ना बोलूं घर के अंदर कदम नहीं रखेगी। दीदी, मैंने क्या किया? इतनी तेज धूप है, तूने क्या किया है? यही तो दिक्कत है, तू कुछ करती नहीं है, फिर भी सब कोई तुझसे प्यार करता है। प्रियंका की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होता है। एक रिश्ता मेरे लिए आया था और तूने वो भी मुझसे छीन लिया। दीदी, मेरी कोई गलती नहीं थी, अगर उन्हें मैं पसंद आ गई तो। चुप, ज्यादा जुबान मत चला, जा यहाँ से वरना भी थप्पड़ मार दूंगी। नेहा चुपचाप बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तेज धूप उसके पूरे शरीर को जला रही होती है। जमीन से गर्मी की लपटें उठ रही होती हैं। उसके पैरों में पहले से पड़े छाले फिर से दर्द देने लगते हैं। माथे से पसीना लगातार बह रहा होता है। मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सब सहन करना पड़ रहा है? उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन धूप इतनी तेज होती है कि आंसू भी सूख जाते हैं। वो घंटों तक वहीं खड़ी रहती है, बिना पानी, बिना सहारे, सिर्फ दर्द और मजबूरी के साथ। कुछ ही दिनों बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। नेहा की शादी राघव से तय हो चुकी होती है। घर में हलचल होती है, लेकिन नेहा के दिल में खुशी से ज्यादा डर होता है। जब मेरा मायका ही इतना दर्द भरा था तो ससुराल कैसा होगा? ससुराल में तो वैसे भी लड़कियां परेशान रहती हैं। शादी के बाद विदाई का समय आता है। नेहा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उनमें डर भी साफ दिखता है। दीदी, खुश रहना। हाँ, तू रो मत। प्रियंका दूर खड़ी होती है, उसके चेहरे पर अब भी सख्ती होती है। नेहा ससुराल पहुंचती है। घर के बाहर रंगोली बनी होती है, दरवाजे पर फूलों की सजावट होती है। जैसे वो कार से उतरती है, कमला देवी आगे बढ़ती है। आओ बहू, घर में स्वागत है तुम्हारा। सास प्यार से आरती उतारती है और नेहा का गृह प्रवेश कराती है। बेटा, अब ये घर भी तुम्हारा है, बिल्कुल अपने घर जैसा समझना। भाभी, अब आप आई हो तो घर में रौनक आ गई है।
डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। रात को नेहा अपने ससुराल के कमरे में खड़ी होती है। कमरा ठंडी हवा से भरा होता है, एसी चल रहा होता है, पर्दे हल्के हल्के हिल रहे होते हैं और बिस्तर मुलायम मखमल जैसा सजा होता है। नेहा अभी भी अपने भारी लहंगे में होती है और धीरे धीरे सोने की तैयारी कर रही होती है। अरे नेहा, तुम क्या लहंगे में ही सो जाओगी? जाकर नाइट सूट पहन लो। नाइट सूट? मेरे पास तो कोई नाइट सूट नहीं है। अच्छा रुको, आज मैं तुम्हें अपना नाइट सूट दे देता हूँ, लेकिन कल हम शॉपिंग पर जरूर चलेंगे। बिना नाइट सूट के सोने में क्या मजा आता है। राघव अलमारी से अपना नाइट सूट निकालकर नेहा को देता है। नेहा धीरे से उसे लेकर बदलने चली जाती है। जब वो वापस आती है तो पहली बार खुद को हल्का और आरामदायक महसूस करती है। नेहा बिस्तर पर लेटती है, एसी की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है, बिस्तर मुलायम होता है। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गई हूँ। इतना सुकून मैंने कभी महसूस नहीं किया। कहाँ मैं उस टूटे हुए कमरे में सोती थी और आज कहाँ आ गई हूँ। वो बिस्तर को हल्के से छूती है जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। राघव कुछ ही देर में सो जाता है, लेकिन नेहा की आंखों में नींद नहीं होती, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और खुशी होती है। वो बार बार उठती है, कभी खिड़की के पास जाती है, बाहर की ठंडी रात को देखती है। क्या सच में ये सब मेरा है? वो फिर से बिस्तर पर लेटती है, फिर उठ जाती है, जैसे उस सुकून को महसूस करने का मन ही नहीं भर रहा हो। सुबह की हल्की धूप कमरे में आती है, नेहा की आंख खुलती है, उसके चेहरे पर सुकून साफ झलकता है। कैसी रही नींद? ससुराल का पहला दिन था, मन थोड़ा अजीब हो रहा था, लेकिन नींद बहुत अच्छी आई। अरे कोई बात नहीं, कुछ दिनों में आदत हो जाएगी। अगले दिन सुबह नेहा रसोई में खड़ी होती है। गैस जल रही होती है और वो खाना बना रही होती है। गर्मी के कारण उसके कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। तभी कमला देवी अंदर आती है। अरे बहू, इतनी गर्मी में तू अकेले काम क्यों कर रही है? मुझे आवाज लगा देती। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे तो आदत है काम करने की। अरे ऐसे कैसे, चल बाहर चल। कमला देवी उसका हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर ले जाती है। जा थोड़ी हवा खाकर आ, ये सब्जी मैं काट देती हूँ। नेहा को बाहर बिठा देती है और खुद रसोई में जाकर काम करने लगती है। नेहा बाहर बैठी होती है, ठंडी हवा में उसकी आंखों में हल्की सी चमक होती है और दिल में एक सुकून होता है। क्या सच में ये मेरा घर है? अगली सुबह घर में शांति होती है। राघव ऑफिस जा चुका होता है। घर पर सिर्फ कमला देवी, प्रीतम जी और नेहा होते हैं। बाहर तेज धूप पूरे आंगन को तपा रही होती है। मम्मी जी, मुझे मार्केट जाना है, थोड़े कपड़े लेने हैं। ठीक है बेटा, चली जाना। मम्मी जी, मयंक तो घर पर नहीं है, मैं अकेले ही पैदल चली जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे पैदल जाएगी इतनी गर्मी में? हाँ बेटा, बाहर लोग डिहाइड्रेशन से चक्कर खाकर गिर रहे हैं। कमला देवी तुरंत आवाज लगाती है। अरे सोनू, अंदर आ, जल्दी दीदी को लेकर जा। कुछ ही देर में गाड़ी आ जाती है। नेहा पहली बार एसी वाली गाड़ी में बैठती है। कहाँ मुझे पहले पैदल जाना पड़ता था और आज गाड़ी में। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों होती हैं। अगले दिन दोपहर को गर्मी अपने चरम पर होती है। नेहा रसोई में होती है और प्रीतम जी के लिए पानी लेकर जा रही होती है। अचानक उसकी चाल धीमी पड़ने लगती है। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। चक्कर आ रहा है। तभी उसके हाथ से गिलास छूटकर नीचे गिर जाता है और नेहा वहीं बीच रास्ते में गिर जाती है। ऊपर से राघव दौड़ता हुआ नीचे आता है। नेहा! वो तुरंत नेहा को उठाकर सोफे पर लेटा देता है। भाभी! देवर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। नेहा को होश आता है। क्या हुआ बेटा, तू अचानक कैसे गिर गई? कुछ नहीं मम्मी जी, गर्मी में मुझे थोड़ी डिहाइड्रेशन हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं, पहले भी हुआ है। बेटा, तुझे काम का प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ। वो फोन मिलाते हैं। आज से घर में 3-4 नौकर लगेंगे। कुछ ही समय में घर में नौकर आ जाते हैं। आज से तू रसोई का कोई काम नहीं करेगी। हमें अपनी बहू को कोई दुख नहीं देना है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मैं कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। ये लो ठंडा पानी। ये ठंडे फल खा लो बेटा। कुछ ही पलों में टेबल पर ठंडी चीजों की भरमार हो जाती है। बेटा ये सब खा ले, ताकत आएगी। मम्मी जी, इतनी टेंशन की बात नहीं है, ये कभी कभी हो जाता है मुझे। लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसकी कोई इतनी भी परवाह कर सकता है। यहाँ मेरी तबीयत भी किसी की जिम्मेदारी है। दोपहर की गर्मी पूरे घर को तपाने लगती है, लेकिन ससुराल का माहौल अलग होता है। कुछ ही दिनों में प्रीतम जी ने एक और फैसला लेते हैं। रसोई में भी एसी लगवा दिया जाता है। मम्मी जी, किचन में भी एसी? हाँ बेटा, तुझे गर्मी बहुत लगती है ना, इसीलिए सोचा यहाँ भी ठंडक होनी चाहिए। नेहा की आंखें भर आती हैं। ये लोग मेरी हर छोटी बात का कितना ध्यान रखते हैं। वहाँ तो मुझे कोई पूछता भी नहीं था। दीदी हर वक्त मुझसे काम करवाती रहती थी। अगले दिन नेहा थोड़ी उदास होती है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वो कुछ सोच में डूबी हुई है। वो चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी कार्तिक धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। भाभी, आज आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे पकड़कर बाहर सोफे पर बिठा देता है। आज मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ।
हाँ बेटा करते, वैसे भी कभी कभी बाहर का खाना भी खा लेना चाहिए। आज तो छुट्टी है हमारी बहू की। नेहा हल्की सी मुस्कुराती है। उसे पहली बार लगता है कि वो इस घर में सच में खास है। रात को नेहा और राघव अपने कमरे में बैठे होते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है। मुझे तो गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। नेहा, तुम्हें भी गर्मी इतनी पसंद नहीं है ना? हाँ, मुझे तो ठंडी जगह बहुत पसंद है, जहाँ बर्फ पड़ती हो, जहाँ मैं खुलकर सांस ले सकूं और बस मजा ही मजा हो। राघव उसे ध्यान से देख रहा होता है। अरे तो चलो कल ही मनाली चलते हैं। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। इतना अचानक प्लान, मम्मी पापा क्या कहेंगे? मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे। मेरी बीवी का मन है तो हम जरूर जाएंगे। वैसे भी इस गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन नेहा और राघव मनाली पहुंच जाते हैं। चारों तरफ बर्फ की ठंडी हवाएं, पहाड़ों का खूबसूरत नजारा। नेहा पहली बार बर्फ को छूती है। ये सच में बर्फ है? दोनों स्नो फाइट करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। अरे भाभी, मजे आ रहे हैं ना? हाँ भैया, आपको मिस कर रहे हैं। कमला और प्रीतम जी कार्तिक से फोन ले लेते हैं। बेटा खूब एंजॉय करना। और बेटा पैसे कम पड़े तो बता देना, मैं और कर दूंगा। और हाँ, चाहे 1-2 दिन और रह लेना। पापा मम्मी, आप दोनों अपना ध्यान रखना और दवाई भी टाइम से लेना। राघव नेहा की ढेर सारी फोटो और वीडियोस बनाता है। अरे ये यादें जिंदगी भर चलेंगी। ये मेरी लाइफ की पहली ट्रिप है और सबसे बेस्ट ट्रिप अपने हस्बैंड के साथ। मेरे लिए भी ये सबसे यादगार ट्रिप है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। अगले दिन दोपहर को ड्राइंग रूम में ठंडी हवा चल रही होती है। नेहा अपनी सास कमला देवी के साथ सोफे पर बैठी होती है। घर के नौकर जाकर अपने अपने कामों में लगे होते हैं। कोई झाड़ू लगा रहा होता है, कोई किचन में काम कर रहा होता है। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें घर में आती हैं। चारों तरफ का सुकून और व्यवस्था देखकर उनके चेहरे पर जलन साफ दिखने लगती है। अरे कमला जी, बहू से थोड़ा बहुत काम तो करवा लिया करो, आपने तो हर काम के लिए नौकर लगा रखे हैं। नहीं बहन जी, मेरी बहू को गर्मी से थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए मैंने हर काम के लिए नौकर रखे हैं। अरे ऐसा क्या आपकी बहू को स्पेशल गर्मी लगती है क्या? सारी दुनिया को गर्मी लगती है, लेकिन ये सब काम करते हैं। नेहा थोड़ा असहज हो जाती है, लेकिन चुप रहती है। आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी बहू को कैसे भी रखूं? ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। और इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? आजकल के जमाने में इतनी ख्याल रखने वाली सास कहाँ मिलती है? हाँ, कुछ कुछ औरतें होती हैं जिनमें अकल होती है और जो पढ़ी लिखी होती हैं। औरतें एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। उनकी बोलती बंद हो जाती है। शर्मिंदा होकर सब वहां से उठकर चली जाती हैं। औरतों के जाने के बाद नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू सो मच मम्मी, आज तक मुझे इतना सपोर्ट किसी ने नहीं किया। अरे बेटा, इसमें थैंक यू की क्या बात है? मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। नेहा भावुक होकर उनकी तरफ देखती है और उनके गले लग जाती है। अगले दिन रात को नेहा और राघव कमरे में बैठे होते हैं। राघव, मुझे अपने घर की याद आ रही है, क्या मैं थोड़े दिन वहां रहकर आ जाऊं? हाँ, क्यों नहीं, तुम चली जाओ। अगले दिन नेहा अपने सास ससुर को बताती है। पापा मम्मी, मैं आज घर जा रही हूँ। हाँ बेटा, जरूर जाओ। जितना मन करे रह कर आना। राघव खुद नेहा को गाड़ी में बिठाकर मायके छोड़ने जाता है। जैसे ही नेहा अपने मायके पहुंचती है, दरवाजा खुलते ही उज्जवल दौड़ कर आता है। अरे मेरी प्यारी दीदी आ गई। वो नेहा को गले लगा लेता है। अरे मेरी बेटी आ गई, आओ यहाँ बैठो मेरे पास। नेहा हल्की मुस्कान के साथ बैठ जाती है। दूर खड़ी प्रियंका सब देख रही होती है। उसका चेहरा गुस्से और जलन से भरा होता है। उसकी स्किन भी अब खराब हो चुकी होती है। चेहरे पर दाने और थकान साफ नजर आती है। आ गई फिर से हमारे घर का नाश करने? नहीं दीदी, मैं तो बस आप लोगों से मिलने आई हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा था आप सबसे मिलने का। नेहा की आवाज में सच्चाई होती है, लेकिन प्रियंका के दिल में अभी भी वही पुरानी नफरत जल रही होती है। नेहा अपने मायके में 3-4 दिन के लिए रहने आई होती है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही पुराना माहौल लौटने लगता है। प्रियंका के चेहरे पर फिर से जलन और गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठकर राघव से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ राघव, यहाँ सब ठीक है। तभी प्रियंका गुस्से में आती है और कमरे का पंखा और लाइट बंद कर देती है। यहाँ तुम्हारा पति नहीं आता है बिल भरने के लिए? अगर बात करनी है तो कहीं और जाकर करो। नेहा चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती, बस फोन काट देती है। अगले ही पल प्रियंका उसे फिर से काम में लगा देती है। चल झाड़ू लगा और फिर किचन भी साफ करो और खाना बनाओ। दीदी, अब ये किसी और के घर की बहू है। ये यहाँ आराम करने आई है, आपका काम करने नहीं। तू चुप रह, थोड़ा काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा। एक दिन नेहा झाड़ू लगा रही होती है। प्रियंका चुपके से फर्श पर गरम गरम पानी बिखेर देती है। नेहा अनजान होकर पोछा लगाने लगती है। जैसे ही उसका हाथ फर्श पर पड़ता है, आह! उसका हाथ जल जाता है। दीदी! वो गुस्से में प्रियंका की तरफ देखता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? बहुत टॉर्चर कर लिया आपने, अब और नहीं। तो हट यहाँ से, आज मैं इसे बताऊंगी। वो डंडा उठाकर नेहा की तरफ बढ़ती है।
इसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हुई है। तभी मोहन जी वहां आ जाते हैं। बेटा तू ये क्या कर रही है? वो तेरी छोटी बहन है। हाँ, मैं मारूंगी इसे। पापा, इसे जो करना है करने दो, मैं अभी जीजू को फोन करता हूँ। वो तुरंत राघव को फोन करता है। थोड़ी देर बाद राघव अपने परिवार के साथ घर पहुंचता है। क्या हुआ उज्जवल, इतनी जल्दी क्यों बुलाया? जीजू, दीदी नेहा पर बहुत अत्याचार करती हैं। आज तो इन्हें मारने वाली थी, इसलिए मैंने आपको बुलाया। राघव का चेहरा गुस्से से भर जाता है। मैं आपको बड़ी दीदी समझता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप नेहा के साथ इतना गलत करती हो। नेहा चुपचाप खड़ी रहती है, आंखों में आंसू लिए। अगर आज उज्जवल फोन नहीं करता तो हमें कभी पता नहीं चलता कि यहाँ इसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो मैं क्या करूं? इसने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। जिस दिन से मेरी लाइफ में आई है, सब लोग इससे ही प्यार करने लगे। माँ, भाई, पापा, यहाँ तक कि मेरी शादी भी तुमसे हो सकती थी, लेकिन तुम्हें भी इसने मुझसे छीन लिया। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दीदी, माँ का नाम मत लीजिए। वो मेरी वजह से घर नहीं छोड़कर गई थी। उस वक्त पापा का व्यवहार बहुत बुरा था। मोहन जी सिर झुका लेते हैं। मैं आज भी उस बात के लिए तड़पता हूँ। मैंने तुम्हारी माँ से माफी भी मांगी थी। प्रियंका वहीं बैठकर रोने लगती है। ना मेरी शादी हुई, ना मेरी जिंदगी आगे बढ़ी। सब लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं, बस मैं ही यहाँ रह गई हूँ। दीदी, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा, आज के बाद तुम्हें इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं वो तुम्हारा परिवार नहीं होते। नेहा एक बार अपने घर को देखती है, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार मजबूरी नहीं, समझदारी होती है। राघव उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ समय बीत जाता है। घर का माहौल पहले से ज्यादा काफी बदल चुका होता है। नेहा अपने ससुराल में खुश रहती है, लेकिन उसके दिल में अपनी बड़ी बहन के लिए अब भी वही प्यार होता है। एक दिन नेहा अपने पिता के पास आती है। पापा, मैंने दीदी के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छा है, परिवार भी अच्छा है। क्या उसने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तू ये सब करेगी? पापा, वो मेरी बहन है, और अगर बहन ही बहन का साथ नहीं देगी तो कौन देगा? मोहन जी की आंखों में गर्व और पछतावा दोनों आ जाते हैं। धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में फिर से रौनक लौट आती है। नेहा हर काम खुद संभालती है, मेहमानों का ध्यान, सजावट, खाना, सब कुछ। दीदी, आप तो सच में इस घर की लक्ष्मी हो। प्रियंका दूर खड़ी ये सब देखती है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखता है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है। मंडप सजा होता है, पंडित मंत्र पढ़ रहे होते हैं और प्रियंका के फेरे पूरे हो जाते हैं। अब विदाई का समय आता है। सबसे भावुक पल, प्रियंका रोते हुए नेहा के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हो। माँ के बाद मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप ही हो। ये सुनकर प्रियंका जोर जोर से रोने लगती है। नेहा, आई एम सो सॉरी। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे तेरे लिए सहारा बनना चाहिए था, लेकिन मैंने तुझे ही दर्द दिया। और तूने फिर भी मेरी जिंदगी सुधारने के बारे में सोचा। नेहा उसके आंसू पोंछती है और प्यार से उसका हाथ पकड़ती है। दीदी, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि आप मेरी अपनी हो, और अपने लोग चाहे कितना भी दर्द दे दें, दिल उनसे नफरत करना सीख ही नहीं पाता। सभी लोग भावुक हो जाते हैं। रिश्तों की असली खूबसूरती बदले में नहीं बल्कि माफी में होती है, और जहाँ माफी होती है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। मैं दुनिया की सबसे लकी बड़ी बहन हूँ, जिसे तुझ जैसी छोटी बहन मिली है। फिर प्रियंका पापा और भाई के गले लगती है। बेटा, अपना ध्यान रखना।